शुक्रिया अभय जी, आपने हमें समय दिया। हम सुबह से आपको जब एग्जिट पोल आए थे तो सुबह से लोग आपको चैनलों पर लगातार देख रहे थे कि आज सुबह से आपने बोलना शुरू किया था। लेकिन इस बार देश का जनमानस बहुत कंफ्यूज है। चैनलों के जो सर्वे हैं सब अलग अलग आए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किस किस सर्वे को सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, और क्या ये सर्वे सही होंगे? आपने एक लंबे समय तक काम किया है, एक ऐसी संस्था से काम किया है जिसमें विश्वसनीयता होती थी, और आपके मैंने देखा है वो दौर की आप लोग जो कहा करते थे वो वाकई में हुआ करते थे। तो अब सारे चैनलों के बिल्कुल इतने अलग अलग आए हैं, कोई किसी को जिता रहा है, कोई किसी को जिता रहा है। तो क्या माना जाए कि किस चैनल के सही होंगे या सबके गलत होंगे? देखिए संजय जी, मैं ये मानता हूं कि जनमानस कंफ्यूज नहीं है, जनमानस भ्रमित नहीं है। जनमानस 3 दिसंबर को स्पष्ट जनादेश देगा। हर प्रदेश में साफ तौर पर किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, मेरा ये मानना है। ये जो कंफ्यूजन है, ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो भ्रम की स्थिति है, ये सर्वे एजेंसियों द्वारा पैदा की गई है। जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं उनके द्वारा पैदा की गई है, और इस बात को समझना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि सब एजेंसियों के सैंपल साइज अलग अलग होते हैं, और उस साथ में ये तमाम एजेंसियां जो हैं, जो स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, जिनको अन्य की श्रेणी में रखा जाता है, अदर की श्रेणी में रखा जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में मान लीजिए एक एजेंसी का बंदा जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र में वो 100 वोटरों से बातचीत करता है जो कि वोट देकर निकल रहे हैं, मतलब है, तो हो सकता है कि उस बातचीत में ऐसे कुछ वोटर आ जाएं जो कि छोटी छोटी पार्टियों को वोट देके आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि छोटी पार्टियों का यानी अन्य की कैटेगरी बढ़ जाती है। इस बार आप सभी सर्वेक्षणों को देखिए, उसमें अन्य की कैटेगरी बहुत अच्छी है, खासी स्वस्थ कैटेगरी है अन्य की। कहीं 14% अन्य को वोट मिल रहे हैं, किसी क्षेत्र में 16% वोट मिल रहे हैं, किसी क्षेत्र में 12% वोट मिल रहे हैं, किसी क्षेत्र में 15% वोट मिल रहे हैं। जब अन्य को इतने वोट मिलते हुए वोट मिले थोड़ी ना है, तो एग्जिट पोल मिले हुए दिखा रहे हैं। तो अगर ये मिले हुए इतने वोट अन्य को मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर ये अन्य को वोट नहीं मिलते, अन्य को मान लीजिए 2%, 3%, 4% वोट मिलते, तो 10 से लेके 11-12% वोट जो है वो दो जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो दो पार्टियों के बीच का अंतर बढ़ जाता, और चीजें धुंधली होने की बजाय और ज्यादा साफ लगती। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ को लीजिए, आप राजस्थान को लीजिए और मध्य प्रदेश को लीजिए, ये तीनों 2 पार्टी स्टेट हैं। यानी इन्हें 2 बड़े दलों के अंदर सीधी टक्कर है। बाकी छोटे छोटे दलों की भूमिका काम बिगाड़ू टाइप लगती है। उन छोटे छोटे दलों में भी एक आध दल जो होता है महत्वपूर्ण होता है, वो केवल 3, 4, 5, 6, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में महत्वपूर्ण होता है वो। तो मुझे लगता है कि ये जो माइक्रो सीन है, यानी छोटा सीन है, मतलब जो है जिसमें बड़ी पिक्चर सामने नहीं आती है, ये एग्जिट पोल के कई जगह इस चीज के शिकार हुए हैं। तभी तो दूसरे सब एग्जिट पोल करने वालों को डर है कि कहीं उनका गलत ना साबित हो जाए, इसलिए उन्होंने इस तरह दिखाया है 25 से 43 तक, 25-43। तो सारे एग्जिट पोल के नतीजे हाइफनेटेड हैं। अंग्रेजी में अगर बहुत अंतर है, बहुत अंतर। और 2% से लेकर 5% तक की एरर दिखा रहे हैं, भूल चूक लेनी देनी। अब आप सोचिए कि जहां जो एजेंसी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर 3% का फर्क बता रही है या 2% का फर्क बता रही है, और खुद कह रही है कि हमारा 3 से 5% एरर है हमारे, तो अब आप उस एरर को उसमें जैसे ही अप्लाई करेंगे, आपको तुरंत ही लगने लगेगा कि भाई इसके अनुमान पे हम कैसे भरोसा करें। तो मेरा मानना यह है कि जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे, तो हर मामले में कोई एक एजेंसी सही साबित होगी और बाकी एजेंसियां गलत साबित होगी, और इस प्रक्रिया में काफी एजेंसियों की बदनामी होने वाली है। जी, मुझे एक बात और बताइए अभय जी, मेरे ख्याल से दशक से आप इन एजेंसियों को जानते हैं। देश का, मैं तो अपनी पत्रकारिता के जीवन में जब से मैंने देखा है, आँख खोल के मैंने आपको देखा है, हर चुनाव में आप समीक्षा करते हैं, बातें करते हैं, सर्वे के ऊपर बात कर रहे होते हैं। क्या वास्तव में अब जो जनता आरोप लगाने लगी है, जो नेता आरोप लगाने लगे हैं कि एजेंसियां भी मैनेज की जाती हैं, उन्हें पैसे दिए जाते मैनेज की जाती हैं।
बिल्कुल मैनेज की जाती हैं, लेकिन इनके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि कैसे हाँ। मैनेज की जाती हैं। अब आप ये अच्छा देखिए, मुझे अब आप मध्य प्रदेश को लीजिए ना उदाहरण के तौर पर, सी वोटर का सर्वेक्षण हमें सबसे ज्यादा संतुलित लग रहा है मध्य प्रदेश के ऊपर, मुझे जाती तौर पर। उन्होंने कांग्रेस को आगे दिखाया है और मान रहे हैं कि कांग्रेस 116 या उससे कुछ ज्यादा सीटें प्राप्त कर लेगी और बहुमत प्राप्त कर लेगी कांग्रेस, ये दिखाया है। अब जो एक्सिस इंडिया है उसने 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दे दी है। चाणक्य टुडे है, उसने 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दे दी। अब मान लीजिए 3 तारीख को नतीजे आते हैं, तो एक्सिस इंडिया और चाणक्य टुडे की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर नतीजे सी वोटर जैसे आते हैं तो ये एजेंसियां फिर क्या जवाब देंगी, आप सोचिए। एक और बात मैं कहूं, सी वोटर ने शुरू से वो लोग ओपिनियन पोल कर रहे हैं, वो लोग ट्रैकर चला रहे हैं और इसी क्रम से उनका आगे बढ़ रहा है। तो उनका एग्जिट पोल जो है, उनका जो आखिरी ओपिनियन पोल था उसके साथ निरंतरता में है। उससे पहले जो 3-4 उन्होंने ओपिनियन पोल किए थे पीरियोडिक, उनके साथ उनका एग्जिट पोल निरंतरता में है। उनका जो उनका ट्रैकर चल रहा है उसके साथ उनका एग्जिट पोल निरंतरता में है। यानी वो एग्जिट पोल जो है, उन्होंने जो 4-5 महीने से जो काम कर रहे थे वो सर्वेक्षण का, उसका एक तर्कपूर्ण उपसंहार लग रहा है, एक लॉजिकल कंक्लूजन लग रहा है। जबकि जो चाणक्य वाले हैं और एक्सिस इंडिया वाले हैं, उन्होंने डायरेक्ट एग्जिट पोल किया है और उन्होंने आंकड़े दे दिए हैं। तो ये खासतौर से मध्य प्रदेश के चुनाव सर्वेक्षण के मामले में ज्यादा भ्रम की स्थिति है। बाकी जो जहां पे मुझे मतैक्य दिख रहा है सब में, तेलंगाना के मामले में लगभग सब मानते हैं कि वहां कांग्रेस बीआरएस से आगे है, वह कांग्रेस सरकार बना सकती है। छत्तीसगढ़ के मामले भी लोग मानते हैं कि कांग्रेस का हाथ भारी है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। कुछ थोड़ा बहुमत जरा सा कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन हर जगह एक आध को छोड़ के बाकी सब जगह छत्तीसगढ़ में वो आगे है। राजस्थान के सवाल पर एक एजेंसी कह रही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत के ज्यादा नजदीक है कांग्रेस के मुकाबले, कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है लेकिन शायद भाजपा से आगे नहीं निकल पाएगी। लेकिन बाकी 2 एजेंसियां कह रही हैं कि कांग्रेस ही राजस्थान में जीतेगी। तो चाणक्य टुडे कह रहे हैं कांग्रेस राजस्थान में जीतेगी। एक्सिस इंडिया, प्रदीप गुप्ता की एजेंट, मैं प्रदीप गुप्ता की बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे सर्वेक्षण किए हैं, अच्छे एग्जिट पोल किए हैं। उन्होंने राजस्थान के बारे में कहा है कि वहां पर कांग्रेस जीत सकती है चुनाव। मैं ये कहूंगा कि देश भर की निगाहें मुख्य तौर पर 2 चुनावों के ऊपर लगी हुई थी इस एग्जिट पोल से पहले। एक चुनाव था तेलंगाना, जहां की कहानी ये थी कि कांग्रेस छलांगे बढ़ के आगे बढ़ रही है और बीआरएस का ग्राफ नीचे जा रहा है, और भाजपा, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम और बीआरएस के बीच में एक छुपा हुआ गठजोड़ है। वो लोग सब कांग्रेस जीतने न पाए इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सबकी निगाह तेलंगाना पर लगी हुई थी और वो अब सब लोग देखेंगे कि क्या वास्तव में कांग्रेस इस साजिश को परास्त कर पाती है, समाप्त कर पाती है, नहीं कर पाती। सभी समीक्षकों की आज दिन में ये राय थी, अगर कांग्रेस तेलंगाना का चुनाव जीतती है तो वो राष्ट्रीय राजनीति की एक बहुत ही बड़ी घटना होगी, क्योंकि 6 महीने पहले कांग्रेस के अच्छे जो हमदर्द थे वो भी नहीं कह रहे थे कि कांग्रेस वहां बीआरएस का मुकाबला कर पाएगी। अबे जी मैं तो गया था तेलंगाना 6 महीने 7 महीने पहले। मैंने वहां 3-4 स्टोरी करी, वहां के डेवलपमेंट की स्टोरी करी। मैं 6 महीने पहले शर्त लगा सकता था, कोई मतलब ही नहीं है कांग्रेस का। मैं बिल्कुल मुतमिन था कि केसीआर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वाकई में 3-4 महीने में सारी तस्वीर कोई राज की बदल सकती है, ये मैंने नहीं देखा कभी। आपने देखा? और इन चुनाव में दूसरी कहानी राजस्थान की है। देखिए, राजस्थान में पिछले 30 साल से सरकार बदलती है। सरकार अब देखिए 2013 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती थी। 2018 आते आते उसने प्रचंड बहुमत का फायदा खो दिया और वो चुनाव हार गई अशोक गहलोत से। मार्जिनल डिफीट हुई, लेकिन हार तो हार होती है। अब सबको उम्मीद ये थी कि इस बार रिवाज के मुताबिक कांग्रेस को हार जाना चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत ने अंगद की तरह अपना पांव अड़ाया और कहा कि हम नहीं जीतने देंगे भारतीय जनता पार्टी। और पिछले 2 साल से वो अपने अभियान में लगे हुए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनका शासन कोई राम राज्य था, उनके शासन में भी बहुत खामियां थी, कानून व्यवस्था का में उन्हें इतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई और भी बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं।
लेकिन चुनावी रणनीति, लाभार्थी योजनाएं, इन सब ने मिलाकर और प्रचार, बहुत ही सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से किया गया प्रचार करके अशोक गहलोत लड़ाई में बने रहे। और आज स्थिति यह है कि कई सर्वे एजेंसियां कह रही हैं, एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां कह रही हैं कि कांग्रेस राजस्थान जीत सकती है। मैं कुल मिला के कहूंगा कि ये सारे चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी। आप, मेरी ये भविष्यवाणी है, आप 3 दिसंबर को देखिएगा। ये बढ़िया, हमारे जो जोशी आते हैं उन्होंने भी ये कहा था कि 3 दिसंबर को कांग्रेस लड्डू बांट रही होगी, बीजेपी दुखी होगी, वही भविष्यवाणी आप भी कर रहे हैं। मैं ज्योतिष के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। देखिए इस हिसाब से तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी पहले से बेहतर प्रदर्शन। इसको अगर इसको सही माना जाए, इसको थोड़ी देर को मान लिया जाए कि वाकई में आपकी बात सही हो रही है, कांग्रेस बहुत बेहतर स्तर पर प्रदर्शन कर रही है, तो इसको आप 2024 से कैसे जोड़ के देखते हैं? लोकसभा के चुनाव से आप कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, ये 4 प्रांत कांग्रेस ने जीत लिए, मैं अगर लगा कह रहा हूं, मेरा अगर बहुत बड़ा है और रेखांकित भी है, अगर को आप लाल स्याही में भी कर दीजिए, अगर जीत लिए कांग्रेस ने, तो कांग्रेस की धमनियों में विजय का रक्त बहने लगेगा। मैंने बहुत सोच के मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि सब रेटिंग एजेंसियां बार बार कहती हैं कि मोदी की लोकप्रियता नहीं गिरी है, मोदी की लोकप्रियता बहुत बढ़ी हुई है, और मैं इसको भी एक बड़ा स्कैंडल मानता हूं, मोदी की लोकप्रियता को। ऐसी बात नहीं कि मोदी जी लोकप्रिय नेता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मोदी निश्चित रूप से देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, लेकिन जिस तरह से उनकी लोकप्रियता को बार बार जित करके स्थापित और पुनर्स्थापित किया जाता है, वो अपने आप में एक स्कैंडल है। मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी की लोकप्रियता को, या किसी भी नेता की लोकप्रियता को, रीजनल आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर परखा जाना चाहिए। मसलन उत्तर भारत तो बहुत बड़ा इलाका है, मोदी जी का पंजाब में लोकप्रियता का आप टेस्ट कीजिए, वहां मोदी जी लोकप्रिय उतने नहीं निकलेंगे। आप विंध्याचल के उधर जितना मोदी जी को टेस्ट करते जाएंगे साउथ इंडिया में, वहां मोदी जी लोकप्रिय नहीं निकलेंगे। आप उड़ीसा में मोदी जी को टेस्ट कीजिए, वहां मोदी जी इतने लोकप्रिय नहीं निकलेंगे जितने उत्तर प्रदेश में निकलेंगे। आप ये देखिए कि अलग अलग, उत्तर प्रदेश में बहुत निकलेंगे मोदी जी लोकप्रिय, गुजरात में बहुत निकलेंगे मोदी जी लोकप्रिय। फिर आप किस क्षण वो टेस्ट कर रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए जो सपाटा मार के मोदी जी को एक लोकप्रिय नेता बताया जाता है और बार बार जीत करके, अब देखिए विधानसभा के लिए एजेंसी सर्वे कर रही है, विधानसभा में बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है, सर्वे एजेंसी कह रही है कि बीजेपी हारने वाली है। तुरंत सवाल पूछा जाता है, लेकिन मोदी जी क्या लोकप्रिय है? फौरन आता नहीं, मोदी जी का जो रेटिंग है वो तो 67% है। तो ये जो हथकंडेबाजी, मैं कई बार इस सवाल उठाता हूं। देखिए, एक बार सी वोटर ने एक बड़ा जबरदस्त सर्वे किया था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री की अपने राज्य में लोकप्रियता कितनी है, और वो बहुत सारे देश के राज्यों का सर्वे किया गया था। उन्होंने रेटिंग भी दी थी उन्होंने कि कौन सा मुख्यमंत्री नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2 है, कौन सा नंबर 3 है। तो नंबर 1 मुख्यमंत्रियों में शुरुआत के मुख्यमंत्री कौन थे? उद्धव ठाकरे, ये टॉप फ्लाइट चीफ मिनिस्टर थे। अरविंद केजरीवाल, ये टॉप फ्लाइट चीफ मिनिस्टर थे। नवीन पटनायक, ये बिल्कुल ऊपर वाले चीफ मिनिस्टर थे। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का नंबर 7वें नंबर से शुरू होता था। और जब उन्हीं प्रांतों में साथ में मोदी जी की लोकप्रियता का भी उन्होंने सर्वे किया, तो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के परिप्रेक्ष्य में, रोशनी में, जब मोदी जी की लोकप्रियता देखी गई, तो हर प्रांत में मोदी जी की लोकप्रियता घटती हुई दिखाई पड़ी। उस सर्वेक्षण का लोग बहुत जिक्र नहीं करते हैं, लोग उसको भुला बैठे। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि यशवंत जी द्वारा किया गया वो सर्वेक्षण देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी का राज्यों की राजनीति में दुर्गति हो रही है, उस सर्वेक्षण में उसकी झलक देखी जा सकती है कि क्षेत्रीय स्तर पर इनके पास नेता नहीं है, इनके पास अच्छे प्रशासक नहीं है, क्षेत्रीय स्तर पर इनके पास अच्छी रणनीति नहीं है, आला कमान क्षेत्रीय स्तर पर फेल है भाजपा का। अबे जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे एग्जिट पोल आए आज, उसके बाद में 3 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे, तो जो लोग कहते हैं कि ये मैनेज होते हैं, इससे फायदा क्या है? सरकारों को 2 दिन पहले ये संदेश देने में कि हम जीत रहे हैं, इसके लिए लाखों करोड़ रुपए किसी एजेंसी को देने का फायदा क्या है? क्यों देंगे? इसका लाभ क्या है? देखिए, तार्किक दृष्टि से तो बात आपकी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत कुछ सट्टेबाजी वाला एलिमेंट भी हो सकता है। मैं केवल अंदाजा लगा रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर बैटिंग वाला एलिमेंट हो सकता है काफी कुछ। तो ये आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो उसकी वजह से भी बहुत सी चीजें होती हैं। अब जैसे कि अच्छा, मान लीजिए, हाँ, ये मतलब ये वो,
मैं खुद भी सोच रहा हूँ, पहले भी सोचता था इस विषय में। मेरा मानना है कि इसके अलावा और क्या हो सकता है? अच्छा, इसके ये भी हो सकता है कि एक कोई नेता मान लीजिए क्षेत्रीय स्तर पर नीचे जा रहा है, तो आखिर तक जो है अपनी छवि सुधारने के लिए, बिल्कुल आखिर तक, जिस दिन काउंटिंग होगी तब तक अपनी छवि सुधारने के लिए वो चाहता है कि कोई डेटा उसके बिल्कुल विपरीत डेटा ना आने पाए। उससे क्या फायदा होता है? फायदा ये, मतलब मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसे तत्व और ऐसी शक्तियां सक्रिय है जो इस पूरी प्रक्रिया को विकृत करती हैं। ओके, ये आप ये लगता होगा कि सोचिए, काउंटिंग आप काउंटिंग में ऐसे, लोग मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, सी वोटर वालों को भी पता है एग्जिट पोल कैसे होता है, एक्सिस इंडिया वालों को भी पता है एग्जिट पोल कैसे होता है, चाणक्य टुडे को भी पता है एग्जिट पोल कैसे होता है। मोटे तौर पे उनके, मैं मानता हूं कि उनके, हालांकि ये लोग बताते नहीं है उनका सैंपल कितना है, मोटे तौर पर बता दें इनके सैंपल भी मोटे तौर पर कमोबेश एक ही होंगे। जो जो पोल कराने वाली एजेंसी ज्यादा पैसे देती है तो ज्यादा बड़ा सैंपल हो जाता है, कम पैसे देती है तो कम बड़ा सैंपल हो जाता है। ये होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है इसके ऊपर। सबको पता है एग्जिट पोल कैसे हो रहा है। फिर इतने ज्यादा सी वोटर ने कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया है मध्य प्रदेश में, एक्सिस इंडिया ने भाजपा को जीतते हुए दिखाया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो ये दो दिशा में कैसे जा सकते हैं? अभी तक आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, रुझान मिल एक से होने चाहिए। यहाँ रुझान भी अलग अलग है, इसलिए इन बातों में शक होता है। अगर ये नतीजे खिलाफ आए, मैं आपको अभय जी एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा। काफी साल पहले दिल्ली में एक चुनाव हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल आए, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगभग बराबर बराबर बनाया गया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी इतनी बुलंदी से आई कि बीजेपी के 3 विधायक आए। तो दिल्ली में सारी पत्रकार रहते हैं तो इतना इतना अंतर भी आता है, इतनी नजर नहीं पहचान पाते एग्जिट पोल। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इसके अंदर, जैसे मान लो चाणक्य टुडे का एक सर्वेक्षण बहुत अच्छा गया, एक एग्जिट पोल बिल्कुल सही निकला। उसके बाद 2015 के बिहार चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी दे दी और जब भाजपा वहां चुनाव हार गई तो उन्होंने अजीब किस्म के तर्क देना शुरू कर दिए कि हेडिंग बदल गया था, ये हो गया था, वो हो गया था करके उन्होंने बात कर रहे। अब आप एनडीटीवी में आइए, प्रणय राय तो भारत में जो सर्वेक्षण है उसके पितामह माने जाते थे। 2015 के ही चुनाव में हंसा रिसर्च की तरफ से उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण कराया, उसका सैंपल साइज भी बहुत बड़ा था और बड़े बड़े पोलस्टर उन्होंने बैठाए वहां पे अपने पैनल में और उससे बातें की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में स्पष्ट रूप से चुनाव जिताया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, फिर उन्होंने माफी भी जारी की उन्होंने कि हमसे गलती हो गई। जो इतना बड़ा खुद पोलस्टर रहा है, पोलस्टर का पितामह है, वो भी इस चीज को नहीं समझ पाया कि हंसा रिसर्च का जो सर्वेक्षण है वो बिल्कुल फर्जी है। मेरा तो मानना यह है कि इस तरह के सर्वेक्षणों के ऊपर मुकदमे चलने चाहिए ताकि अदालत में उनसे पूछा जाए कि भाई आपने कैसे सर्वेक्षण किया, क्या किया, आपसे गलतियां कैसे हुई, आप सच्चाई का कितना प्रतिशत खोज के ला पाए। जरूरी नहीं कोई 100% सच्चाई को खोज के लाए। भाई हम लोग जो राय अपनी देते हैं वो तो हमारे एक्सपीरियंस और हमारे अनुभव पे आधारित है, कुछ लोगों से बातचीत करने पे आधारित है, अध्ययन पे आधारित है। हम ये दावा नहीं करते कि हमारे पास एक साइंटिफिक सिस्टम है, हमने एक पोल किया है, हम इतने लोगों से मिले हैं, इनसे पूछा है, तो ये तो हम दावा नहीं करते। कि जो एजेंसी ये दावा करती है उसे गारंटी रहनी चाहिए कि उसका जो सर्वेक्षण है और उसका नतीजा है, उसका एग्जिट पोल जो है वो एक खास सीमा तक बिल्कुल सही साबित होगा। 100% सही साबित हो हम उससे उम्मीद नहीं करते। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर ये 5 राज्यों का यही नतीजा है, कांग्रेस के पक्ष में नतीजा है, तो फिर मोदी जी की अगली प्लानिंग क्या हो सकती है? 2024 का चुनाव वो कैसे फेस करेंगे? मोदी जी ऐसे मुद्दे की तलाश करेंगे जिससे राष्ट्रवादी तूफान आ जाए। अभी नहीं कर रहे हैं मेरा मानना है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, जो भी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई सी कल स्ट्राइक हो, लेकिन मोदी जी जरूर इस तरह का एक मुद्दे की तलाश में होंगे कि जिससे पूरे देश के सामने वो कह सकेंगे इस देश के पालनहार खेवनहार वो ही हैं और उनके बिना देश जो है उसकी सुरक्षा खतरे में फंस जाएगी और देश के लोग असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। वो यही एक उन्हें राष्ट्रवादी मुद्दा, ऐसी बड़ी बात चाहिए, ऐसी धमाकेदार बात जिसके सामने हर बात दब जाए, उनकी हर विफलता दब जाए, उनकी हर पराजय को लोग भूल जाएं और लोग दीवानों की तरह उन्हें जिताने के लिए चल पड़े। अभय जी, सतपाल मलिक जी ने खुलासा किया था कि चुनाव जीतने के लिए
उन्होंने तो खैर मैं उस बात का समर्थन नहीं करता, उन्होंने कहा कि राम मंदिर पे हमला हो सकता है, किसी बड़ी नेता की हत्या हो सकती है, सीमा पे कुछ हो सकता है। आपका इशारा इसी तरह खतरनाक किसी मेरा खतरनाक कहना यह है कि हम लोगों को अभी ये बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो सतपाल मलिक जी ने कहा है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन हम लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को अपने आंख और कान खुले रखने चाहिए। जब ऐसा मौका आएगा, जब हमें ऐसा कुछ होता हुआ लगेगा, तब हम उसकी ठीक से जांच पड़ताल करेंगे और ठीक से उसकी समीक्षा करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि परिस्थितियां वास्तविक भी होती हैं, वास्तव में देश के ऊपर कोई संकट आ सकता है, उस वक्त की सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। उसका उस सरकार को स्वाभाविक रूप से फायदा भी होगा चुनाव, अगर चुनाव के इर्द गिर्द कोई ऐसी घटना होती है। लेकिन हम लोगों को आंख कान खुले रखने चाहिए और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए, हमें मनाना ये चाहिए कि देश का चुनाव नॉर्मल हो, एबनॉर्मल ना हो। सरकार के गवर्नेंस देने की क्षमता पर, विकास देने की क्षमता पर और विदेश नीति को ठीक चलाने की क्षमता पर, इस क्षमता पर उसने अर्थव्यवस्था ठीक से चलाई या नहीं चलाई, बेरोजगारी कम की कि नहीं की, उसने महंगाई काबू में की कि नहीं की, इन सब बातों के आधार पर मतदाता उसके प्रदर्शन को कसौटियों पर कसें और उसके हिसाब से वोट दें। मैं तो ये चाहता हूं चुनाव ऐसा हो। मैं मानता हूं कि अगर 2019 में इस तरह का चुनाव होता तो भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें प्राप्त होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की पार्टी और 303 सीटों की पार्टी नहीं होती। बस एक आखिरी सवाल, अगर 5 राज्यों में सत्ता खोती है तो क्या मोदी जी को बीजेपी के अंदर से कोई चुनौती मिल सकती है? अभी इसलिए मिलनी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों के दिमाग में 2019 है। 2018 में 3 राज्यों में ये हार गए थे, तो 2019 में उससे भी ज्यादा बढ़िया तरीके से जीत गए। तो लोगों के दिमाग में ये है कि मोदी जी फिर से वो चमत्कार कर सकते हैं, इसलिए वो चुनौती मिलेगी। वो चुनौती लोकसभा चुनाव में अगर नुकसान होगा मोदी जी को तब मिलेगी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, आभार।